वेलकम बैक टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में अपने ग्रामर सेक्शन के एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नरेशन के बेसिक कंसेप्ट का अध्ययन करेंगे। और ये जो चैप्टर है, यदि हम बात करें अपने बिहार बोर्ड 12th या 10th एग्जामिनेशंस की, तो ये दोनों परीक्षाओं में 3 से 5 नंबर के बीच अब पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, हम अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इसके हम बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि आखिर नरेशन होता क्या है और नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, और जो चेंजिंग ऑफ नरेशन होता है डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, इसको बदलने के लिए हमें मूलभूत किन तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नरेशन क्या होता है, कथन क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो कुछ भी हम बात करते हैं या बोलते हैं, whatever we talk or speak is called narration. In grammar, narration is a way of telling or giving an account of the speech of the speaker before others. ग्रामर की भाषा में यदि हम नरेशन की बात करें तो दूसरों के सामने, बिफोर अदर्स, दूसरों के सामने वक्ता के भाषण को या कथन को बताना या देना है, देने का एक तरीका होता है। अवे तरीका एक तरीका होता है। दोस्तों, यदि हम बात करें इसके वर्ड की, नैरेट मीन्स होता है कथा सुनाना, या स्पीक मीन्स बोलना। इसी शब्द से बना है हमारा नरेशन। मीन्स कथा, या नरेशन का होता है कथा या वर्णन, स्पीच कथन या बोली। ये हमारे नाउन होते हैं और ये हमारे वर्ब होते हैं। तो ये क्लियर हो पाया होगा कि जो नरेशन होता है वो जो कुछ भी हम बोलते हैं या बात करते हैं, दूसरों के सामने उसे बताना या कहना या उसे प्रस्तुत करना ही हमारा कथन कहलाता है, हमारा नरेशन कहलाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपने चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नरेशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका हिंदी होता है बतलाना या कथन। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट। दोस्तों, ये जो नरेशन है इसके बदले हम स्पीच भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन, या यहाँ पे हम डायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब हम किसी वक्ता के कही हुई बातों को हम हूबहू या ज्यों का त्यों कहते हैं तो हम उसे डायरेक्ट स्पीच या नरेशन में होना समझते हैं। माने जब कोई वक्ता कोई बात कहे और उस बात को बिना बदले ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में जाकर हम किसी से कह दे तो हमारा कहलाता है डायरेक्ट नरेशन। दूसरा दोस्तों, ये जो डायरेक्ट नरेशन की जो पहचान होती है, जो डायरेक्ट नरेशन होता है को हमेशा ही इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखा जाता है। अर्थात एक पहचान है डायरेक्ट नरेशन की कि हमेशा ही वह वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। ये दोस्तों आपके इन्वर्टेड कोमाज हैं और ये आपका कॉमा है। तो दोस्तों, एक नीचे सेंटेंस दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। शी सेज टू मी आई एम लर्निंग इंग्लिश। वह मुझसे कहती है कि मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ भी कॉमा है और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दिए गए हैं। तो ये जो हमारा सेंटेंस दिया गया है वो हमारा एक डायरेक्ट स्पीच है या डायरेक्ट नरेशन भी आप इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इनडायरेक्ट नरेशन, इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं। जब वक्ता के कही हुई बातों को
अपनी भाषा में बदलकर व्यक्त करते हैं तो हम उसे इनडायरेक्ट नरेशन समझते हैं। अर्थात कहने का आशय है कि जब वक्ता कोई बात कहे, हम हूबहू उसी शब्द को व्यक्त नहीं करें बल्कि उसे अपनी भाषा में बदलकर प्रस्तुत करते हैं तो वह हमारा इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में और इसे डायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त कोमाज और इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात कहने का आशय ये है कि जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसे इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखा जाता है, लेकिन जब हम उसका इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है वह कोमा और इन्वर्टेड कोमाज के अंदर होता है, लेकिन जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो जो भी कॉमा या इन्वर्टेड कोमाज होते हैं उन्हें हम हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है कि शी सेज टू मी आई एम लर्निंग इंग्लिश, इसको हम यहाँ पे इनडायरेक्ट में बदले हैं। यहाँ पे सी टेल्स, अब यहाँ पे टेल्स कैसे आया है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सी टेल्स मी डैट सी इज लर्निंग इंग्लिश, वह कहती है कि वह अंग्रेजी सीख रही है। तो सी टेल्स मी डैट, यहाँ पे आप दूसरे सेंटेंस पे देखेंगे कि कहीं भी कॉमाज या इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग नहीं है, लेकिन ऊपर वाला जो सेंटेंस है कि सी सेज टू मी आई एम लर्निंग इंग्लिश, इस वाक्य में आपको कॉमाज और इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग दिखाई दे रहा है। तो ऊपर वाला जो आपका सेंटेंस है वह आपका डायरेक्ट स्पीच कहिए या डायरेक्ट नरेशन है, और दूसरा जो सेंटेंस है वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो आप अपने इस चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला जो पॉइंट है। अब हम सीखेंगे कि नरेशन जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। इसके लिए कुछ मूलभूत शाब्दिक शब्द हैं, उनके परिभाषा दिए गए हैं, उनको समझना नितांत आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहला जो शब्द है कि रिपोर्टिंग वर्ब। कुछ शब्द होते हैं, यदि दोस्तों इन कंसेप्ट को आप नहीं समझते हैं, यदि आप परिभाषिक शब्दों को नहीं समझ पाते हैं तो जिंदगी में आप कभी भी नरेशन नहीं सीख पाइएगा। लेकिन हाँ, यदि आप ये 2-3 पॉइंट समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो विश्वास कीजिए पूरे नरेशन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और एक बार आप नरेशन सीख गए तो आपके लिए इंग्लिश बोलना हो, लिखना हो, ये सभी आसान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाले वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। तो कहने का आशय है कि ये रहा आपका इन्वर्टेड कोमा, और इसके बाहर वाले वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। तो ये आपका सेज जो है इस वाक्य का वर्ब है, इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम बोले कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो वाक्य क्या होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, और अदर वर्ड भी हो सकते हैं। यही इसमें वर्ब का काम करे, सेज कहना। याद रखिएगा, जिस हिंदी शब्द के अंत में ना हो और उससे कोई काम होता हो, एक्शन होता हो, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। दोस्तों, एक्शन होना क्यों जरूरी है? जैसे हम आपसे कहते हैं पढ़ना, तो पढ़ते हैं, ना आ रहा है। लिखना तो लिखते हैं, ना आ रहा है। हंसना तो हंसते हैं, ना आ रहा है। लेकिन हम कहें पढ़ना, तो पढ़ना के भी अंत में ना आ रहा है, लेकिन पढ़ना शब्द से कोई एक्शन नहीं होगा। तो इसलिए आप याद रखिएगा, जिस हिंदी शब्द के अंत में ना आए और उस शब्द से एक्शन हो सके, वो हमारा क्रिया कहलाता है। चलिए इस जो भी शब्द है इसको देख लीजिए। जैसे शी मिस वह, देखिए ना नहीं आ रहा है, ये आपका वर्ब नहीं है। मी मिस मुझे, यहाँ भी ना नहीं आ रहा है। से मिस कहना होता है, और कहना हम कोई बात कहते हैं तो यहाँ पे एक्शन कर रहा है, तो सेज आपका वर्ब हुआ। तो ये हुआ आपका रिपोर्टिंग वर्ब। आगे देखते हैं, कुछ और भी सेंटेंस होंगे। जैसे सी सेज टू मी आई एम लर्निंग इंग्लिश, वही सेंटेंस है। तो यहाँ जो सेज है
वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। फिर एक सेंटेंस है कि शी सेड आई एम रेडी, उसने कहा कि मैं तैयार हूँ। तो उसने कहा यही आपका रिपोर्ट इन्वर्टेड कोमा है और इसके बाहर वाला यह एक वाक्य है और इसी में यह सेड आपका जो वर्ब है इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आया होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला जो शब्द है वो हमारा है रिपोर्टेड स्पीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अभी हम किसकी चर्चा किए थे? इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाले वाक्य। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कोमाज दिखाई दे रहे हैं और इसके बाहर वाले वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य में अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। जैसे ये आपको इन्वर्टेड कोमा दिखाई दे रहा है और इसके अंदर एक वाक्य दिखाई दे रहा है। वाक्य के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना आवश्यक होता है। यहाँ पे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, यहाँ पे आपका रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है दोस्तों? रिपीट कीजिए। तो रिपोर्टेड स्पीच है, लेकिन इसके पहला जो वाक्य है कॉमा के बाहर वाला वाक्य है, इसमें एक वर्ब आया है, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वो है हमारा वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा दोस्तों एक प्रश्न है, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कहाँ होगा? सिंपल सा बात है, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब रिपोर्टेड सेंटेंस में होगा, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य आता होगा। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। जैसे यही आपका इन्वर्टेड कोमा है और इसी के अंदर एक वाक्य है और इसमें वर्ब एम है। एम मीन्स हूँ होता है। जब किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो तो मेन वर्ब का काम करता है, आपको ये बात जानकारी होगा। तो आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। तो यहाँ पे एम जो है वो आपका वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है और यहाँ पे जो सैड है क्या है दोस्तों? आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। यहाँ पे जो सैड आया है क्या है? मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि एम जो है ये है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच और यहाँ पे जो सैड है ये क्या है? आप इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो अगला पॉइंट आपका बन रहा है वो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। कुछ नियम होते हैं। आगे लिखा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के सभी नियमों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है वैसे नियम जो सभी प्रकार के वाक्यों में लागू होते हैं, उन्हें हम जनरल रूल्स कहते हैं। वैसे नियम जो सभी प्रकार के वाक्यों में लागू हो। सभी प्रकार के वाक्य कहने से आशय है चाहे वो आपका वाक्य असर्टिव हो, इंटेरोगेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो या कोई भी हो। वैसे नियम जो सभी प्रकार के वाक्यों में लागू हो उसे हम क्या कहते हैं? जनरल रूल्स। उसके बाद है वैसे नियम जो वाक्यों के प्रकार के बदलने के साथ बदल जाते हैं, हम उसे स्पेशल रूल्स कहते हैं। अर्थात कहने का आशय है कि जो नियम आपका असर्टिव सेंटेंस में लागू होगा वही नियम आपका इंटरोगेटिव या ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी या इम्परेटिव सेंटेंस में लागू नहीं होगा। अर्थात आपके इंटरोगेटिव के लिए अलग रूल्स पढ़ने होंगे, ऑप्टेटिव के लिए अलग रूल्स पढ़ने होंगे, इम्परेटिव सेंटेंस के लिए अलग रूल्स पढ़ने होंगे। तो दोस्तों ये दो प्रकार के नियम होते हैं, एक होता है जनरल रूल्स और एक होता है स्पेशल रूल्स। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ आप कमेंट करें। मैं इसका सेकेंड पार्ट जल्द ही अपलोड करूंगा जिसमें हम लोग जनरल रूल्स का अध्ययन करेंगे और उसके साथ ही साथ हम लोग कुछ एक्सरसाइज भी बनाएंगे जो हमारे सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप अपने इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं
तो प्लीज़ आप अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर को सब्सक्राइब कर लें और आप अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके और इस लॉकडाउन में उनके अध्ययन में आपके द्वारा आपके सहयोग से कुछ मदद मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना है।